ये कहानी एक ऐसे नेक्रोमेंसर की है जिससे लोग नफरत किया करते थे और उसको बड़ी बेरहमी से 4 ग्रेट मेजर फैमिली द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन नेक्रोमेंसर होने की वजह से उसकी सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक मरी हुई बॉडी में एंटर कर उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। पर वो जिस बंदे की बॉडी में एंटर करता है उसने खुद को सेक्रीफाइस करके नेक्रोमेंसर को अपनी बॉडी में बुलाया। इस कहानी की शुरुआत में एक पर्सन 2 बच्चों से कह रहा था, तुम दोनों तो काफी सुंदर हो, चलो हम सब मिलकर ईलिंग पैट्रियार्क की वापसी का इंतजार करें। फिर हमें एक नोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, बेईमान वेन क्लब गायब हो गया, जिसकी वजह से अर्थ का हेल जैसा माहौल हो गया। कल्टीवेशन क्लैन के राइचिस लोगों ने वेन क्लैन के अगेंस्ट वार में एकजुट होकर सनशॉट कैंपेन की शुरुआत की। ईलिंग पैट्रियार्क भाई भूषण ने कैंपेन के दौरान कई नोटेबल काम किए, लेकिन उसकी टेरिफाइंग डिमोनिक प्रैक्टिस ने काफी शक पैदा कर दिया, जो उसके अगेंस्ट षड्यंत्र में बदल गया, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन सुईन हो गई। फिर उसके ठिकाने को किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रिय सिही ने उसे धोखे से जान से मार दिया। इसी के साथ उसके मास्टर का एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में खत्म हो गया। जिसके बाद हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो किसी का पीछा कर रहे थे, पर वो लोग जिस बंदे का पीछा कर रहे थे वो उनको धीरे धीरे मारते जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर लाशों का ढेर खड़ा हो जाता है। वहाँ के इस मंजर को देखकर वो लोग उसका पीछा करना बंद नहीं करते, लेकिन उनकी हिस्सी पीसी तब गुल हो गई जब उन्होंने किसी के फ्लूट बजाने की आवाज सुनी। साथ ही साथ वहाँ पर एक पर्सन उनके सामने आ गया था, यहाँ तक कि वो अपने नेक्रोमेंसी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर मुर्दों को जिंदा करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी ज़ॉम्बीज़ की आर्मी तैयार हो चुकी थी और इस बंदे का नाम बई ईलिंग है। साथ ही साथ इसको बूसर नाम से भी जाना जाता है। नीचे की तरफ वो लोग उस पर्सन को देखकर कह रहे थे, यह ईलिंग पैट्रियार्क बई भूषण है। जिसके बाद भूषण अपने ज़ॉम्बीज़ की आर्मी से उन पर हमला करवा देता है और वो दरिंदे की तरह उनके पास आ रहे थे, जो देखकर वहाँ के डिसाइपल पूरी तरह घबरा जाते हैं, जबकि ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ते हुए उनको खाना शुरू कर देते हैं। शुआन झेंग साल 25। अगले सीन में एक पर्सन अपना कप गिराते हुए कह रहा था, ईलिंग पैट्रियार्क बई भूषण की मौत हो गई। जिस पर दूसरा बंदा पूछता है उसे किसने मारा और वो कौन हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि भूषण को उसी के जूनियर सिही ने जान से मार दिया। जिसके बाद वो बंदा बताता है, जियान का यंग हेड जियांग चैन, यूनमेंग जियान क्लैन, लैनिंग जिन क्लैन, गुशु लैन क्लैन, कीचेनी क्लैन, ये सारे क्लैन ने घेराबंदी को लीड किया और उन्होंने बेरुवल माउंटेन पर जीत हासिल की। लेकिन यह ईलिंग पैट्रियार्क और 4 क्लैन क्या वह सनशॉट कैंपेन के दौरान अलायंस नहीं थे। जिस पर दूसरा बंदा बताता है, जियांग ने उसे अपने बेटे की तरह माना, फिर भी उसने लगभग तबाही के पास पहुंचा दिया। वह कितना एहसान फरामोश है जिसने उसी के हाथों को काट डाला। मैंने सुना है कि उसके पास अनहोली आर्टिफैक्ट था, उसका नाम स्टाइजियन टाइगर एमुलेट, लेकिन उसकी मौत से पहले उसने अपने हाथों से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह उसने अपने नाम पर एक अच्छा काम है जो उसकी बाद की लाइफ में काम आएगा। इसके बाद हम अगले सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर वो बंदा कह रहा था, ईलिंग पैट्रियार्क अपनी डार्क आर्ट में काफी पावरफुल हो सकता है दूसरी बॉडी पाकर। फिर हमें एक एल्डर की आवाज आती है, कल्टीवेशन करने वाले सेक्ट ने कई महीनों तक स्पिरिट इन्विकेशन रिचुअल किया, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे लगता है कि उसकी सोल सच में बिना किसी निशान के बिखर गई है। एलर के बातों के अनुसार तभी एक ओल्ड लेडी बताती है, पुराने दिनों के बारे में सोचो जब बई भूषण अभी भी कल्टीवेशन क्लैन में एक जीनियस यंग मास्टर थे। जिस पर थर्ड पर्सन कहा, क्लैन को बाहर करने में वह क्रेडिट का हकदार था। छोटी सी एज में ही फेमस हो जाना और उसका बिहेवियर काफी नॉर्मल था, पर वह उस हालत में कैसे पहुंच गया। अब शुरुआत होती है इस कहानी की और ये बात आप लोगों को बताना काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि इसके बिना आपको स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। एपिसोड 1 बेस्टनिंग इवल पार्ट 1। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल एक मूवी की तरह। 13 साल बाद मो विलेज। तभी एक पर्सन अपने खून से एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए कहता है, मीडियम ब्लड रिसोर्सेज के रूप में हाथ मास की तैयारी स्पिरिट, और इस पागल सनकी का नाम है मो शुआन यू। जबकि वो बंदा खुद को सेक्रीफाइस करते हुए कह रहा था, मेरी सोल को धूल में मिला दो, ईलिंग पैट्रियार्क के डिसेंट के इंतजार में बई भूषण तुम्हें आना होगा। जिसके बाद मो शुआन यू बेहोश हो जाता है और इसी के साथ उसका ये रिचुअल कामयाब रहा। कुछ देर बाद भूषण अपनी आंख खोलने के साथ कहता है, मैं कहाँ पर हूँ। तभी एक बच्चा उस पर सेब गिराने के साथ उसको पागल कह रहा था, जिस पर वो बच्ची उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे मैं उसे खाना चाहती थी, तुम इसे ऐसे कैसे फेंक सकते हो। उसी वक्त वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे जिनको देखकर वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि वो बदमाश उसको मारते हुए कह रहे थे, मेरे साथ मरने का नाटक मत करो और तुम मेरी प्रॉपर्टी पर रह रहे हो, मेरी फैमिली का खाना ठूस रहे हो, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे मैजिक वेपन ले
ले लूं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते गंदा करने की। साथ ही साथ उसका चेला बताता है, हाँ यंग मास्टर के बारे में बताने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हें मरना होगा। ये बात सुनकर यंग मास्टर कहा, सिर्फ इसलिए अहंकारी मत बनो कि तुम्हारे डैड कल्टीवेटर क्लैन के हेड है, यहाँ तक कि तुम तो बस एक नालायक बेटे हो, इसलिए तुम यहाँ आवारा कुत्ते की तरह वापस आए। फिर वो गैंडा उसका बाल पकड़ते हुए बताता है, मो शुआन्यू अब सुनो, मेरी मो विलेज की क्लैन हेड है। मेरी माँ ने अभी तक तुम्हारी माँ को बहन नहीं माना, इसलिए तुम कभी भी मेरे चचेरे भाई नहीं हो सकते। इसकी वजह से बूशर ने अपना चेहरा पानी में देख लिया था और वो अपना चेहरा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही वो कहा, अपनी बॉडी को सेल्फ म्यूटिलेशन द्वारा ऑफर करने का फॉरबिडन रिचुअल, अरे ये तो खून से बना फॉरबिडन एरे है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितना ज्यादा दुखी था। उसने रिचुअल के लिए अपनी बॉडी को काटने के बारे में जरा भी नहीं सोचा। यह सब कार्नेज के एक नेक्रोमैंसर ओवरलोड को समनिंग के लिए किया गया था, लेकिन मैं उस लिस्ट में हूँ ही नहीं। शायद वह सचमुच पागल हो गया है। उसकी बकवास बातों को सुनकर यंग मास्टर उसे एक लात मारते हुए कहता है, तुम पागल हो, तुम्हारी मरी हुई माँ एक सर्वेंट की बेटी थी, तुम भी बस एक सर्वेंट हो। आज हमारे यहाँ जरूरी गेस्ट आए हैं, इस पागल को बाहर मत आने देना। जो सुनकर उसका चेला शुआन्यू को भला बुरा कहने लगता है। वैसे उसकी सोल बुशैन की है, पर जिस बॉडी में है उस बॉडी का नाम मो शुआन्यू है, इसलिए हम इसको मो शुआन्यू के नाम से ही पुकारेंगे। फिर वो बोला, मैं कई सालों से मरा हुआ था, इसलिए सच में मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। ऑफरिंग रिचुअल द्वारा समन की गई सोल को इस बॉडी के रियल ओनर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, या फिर वह कर्ज से पीड़ित होगा। दोबारा रिबोर्न ना होना। मो शुआन्यू, मुझे तुम्हारे समनिंग से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम मुझे बता सकते थे कि तुम क्या चाहते थे। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें ह्यूमिलेट करूं, या मैं उन्हें पीटूं, या पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दूं? ये सब कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी को सुनकर यंग मास्टर भड़क गया था, लेकिन शुआन्यू आते के साथ उसके गाल पर एक जोर की लात मार देता है, जिसकी वजह से उसका चेला गुस्से में कहता है, तुमने मास्टर को मारने की हिम्मत कैसे की? अगर मैं तुम्हें अच्छे से नहीं पीटूंगा तो तुम अच्छे से व्यवहार नहीं करोगे। और हाँ, हमारे हीरो का चेहरा ऐसा नहीं है, उसने अपने मुंह पर पता नहीं क्या लगा रखा है। तभी मो शुआन्यू बताता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर यंग मास्टर उसे घूरने लगता है। फिर वो वहाँ से दुम दबाकर भागने लगा। उसके पीछे पीछे मो शुआन्यू भी आ रहा था, पर वो अपने सामने गधे को देखकर उसके पास आकर रुक जाता है, जिसके बाद वो उस पर बैठने के साथ कहा, चलो गधे। लेकिन वो गधा चलने का नाम नहीं ले रहा था। साथ ही वो उसे घूरने लगता है और वो उसी के सामने अपना मुंह फेर लिया। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर शुआन्यू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही वो उससे कहता है, उठो और वहाँ चलो, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। इतनी कोशिशें करने के बाद भी वो गधा हिलने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए शुआन्यू उसी सेब का इस्तेमाल करने के साथ उसको सामने की तरफ फेंक देता है। इसी के साथ वो एक गधे की तरह उस सेब की तरफ भागा। ऐसा करते करते वो टाउन में आ जाता है। टाउन के अंदर सभी लोग अपना अपना काम करने में लगे हुए थे। तभी वो सारे अचानक भागने लगे, क्योंकि वहाँ पर पागल और उसका सन की गधा यंग मास्टर के पीछे पड़ चुका था और उनकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। लेकिन वो गधा उसके कंट्रोल के बाहर जा रहा था, या शायद वो उसको अपने ऊपर बिठाना नहीं चाहता। पर शुआन्यू भी ढीठ था, क्योंकि वो इतनी उछल कूद करने के बाद भी वो नहीं उतरा, इसलिए गधा उसको दोबारा से दौड़ाने लगा। उनके जाने के बाद एक बंदा बताता है, क्या यह शुआन्यू में फैमिली का यंग मास्टर नहीं है? जिस पर एक लड़की कहती है, तुम्हें पता है वह पागलपन की ओर चला गया था। मो फैमिली सचमुच काफी निर्दयी है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मो फैमिली की तरफ आ गया था, जहाँ पर उस मोटे की मॉम कह रही थी, मैंने प्रोमिनेंट कल्टीवेशन क्लैन के बारे में रिमार्केबल बातें सुनी है। अब जब मैं तुमसे मिली हूँ तो सचमुच में तुम काफी डैशिंग हो, इम्प्रेसिव, बिग्रेस और बैलियंट। सचमुच आप अपने साथियों में काफी ज्यादा फेमस हो। जिस बात का जवाब देते हुए कल्टीवेटर बताता है, मैडम मो, जैसा कि आपने पहले कहा था, मो विलेज के पीछे के पहाड़ियों पर ज़ोंबीज का आतंक नहीं था। जिस बात का जवाब देते हुए मिस मो कहती है, सच में कुछ लोगों ने तो विलेज पर इन्फेक्शन भी कर लिया। पिछले कुछ दिनों में कई मास्टर कल्टीवेटर आए। तभी लैन युवान बताता है, कल्टीवेटर दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं। ईवल्स को दूर रखना, यह डेमोनिक कोप्स अक्सर रात में ही दिखाई देते हैं, इसलिए इसे नाइट हंट का नाम दिया गया है। ये बात सुनकर मिस मो कहने लगी, अच्छा तो ऐसा है। सच कहूँ तो मेरे बेटे की बचपन से ही ईवल्स का खात्मा करने की इच्छा थी। साथ ही उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। वह एक बहुत ही होनहार कल्टीवेटर बनेगा, पर काश उसे इस चीज का मौका मिल पाता। और अभी वो उन दोनों को पट्टी पटा ही रही थी, तभी उसका होनहार बेटा आते के साथ अपनी माँ से कहता है, वह अननोइंग मो शुआन्यू, उसने उन कल्टीवेटर की ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उसने मुझे धमकाना सीख लिया है। आपको मेरा बदला लेने के लिए उसको पीटना होगा। जो सुनकर उसकी माँ अपने बेटे की फिक्र करते हुए कह रही थी, क्या उसने तुम्हें मारा और तुम इंजर्ड कैसे हो गए? फिर वो उन कल्टीवेटर से
माफी मांगने के साथ अपने बेटे को बताती है तुम्हारे मैनर्स कहाँ चले गए। साथ ही साथ वहाँ पर मो शिवान्यू भी आ गया था और वो आते के साथ उन सबकी नाक में उड़धंग कर देता है और उनको भगाने के बाद शिवान्यू उनके कमरे में एंटर करता है, लेकिन अंदर आते समय उसका पैर गेट से टकरा गया, जिसकी वजह से वो ढमलाते हुए गिरने ही वाला था, पर लैन झिंगी उसको पकड़ लेता है। तभी शिवान्यू उस कल्टीवेटर को देखते हुए अपने मन में कहा फ्लोइंग क्लाउड पेंट के साथ फोरहेड पर रिबन, अच्छा तो यह गूसू लैन क्लैन का जूनियर डिसाइपल है, कैसी अजीब किस्मत है। ये सब सोचने के बाद वो अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए कहता कि क्या तुमने मेरा सामान छुपाया है। मिस मो उसकी ऐसी हरकतों को देखकर गुस्से में सर्वेंट से कहती है इस पागल को यहाँ से बाहर निकालो, जो सुनकर वो सर्वेंट उसको पकड़ने के लिए आगे आने लगा। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर शिवान्यू एक पिलर को पकड़ते हुए कहने लगा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जिस पर वो सर्वेंट उसको खींचते हुए बताता है तुम पागल हो इसलिए अभी बाहर निकलो या मैं तुम्हें घसीटते हुए बाहर निकालूं। इस पे शिवान्यू बोला मैं तुम्हारी इच्छा से छोड़ दूंगा, बस शर्त यह है कि वह मेरा चुराया हुआ सामान लौटा दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यंग मास्टर भड़कते हुए कहता है नॉनसेंस, मैंने चोरी कब की थी। जिस पर शिवान्यू बताता है तुमने चोरी नहीं की तो तुमने लूट लिया है ना, केवल तुमने मुझे लूटा और ये काम तुमने आधी रात को किया। उसके मुंह से सब सच सुनकर यंग मास्टर को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक टेबल उसकी ओर फेंक के मार देता है, पर शिवान्यू समय रहते बचकर निकल गया और वो मर्डर मर्डर कह रहा था। साथ ही साथ यंग मास्टर उसे आगे तंग कर पाता उससे पहले ही लैन युवान उसे ऐसा करने से रोक देता है, फिर वो उसको समझाता यंग मास्टर इस मामले को हम आराम से सुलझा सकते हैं, लेकिन यंग मास्टर भड़कते हुए अपना हाथ झटकाने के साथ उसको मार नहीं वाला था, पर उसकी मोहमाते के साथ उसे रोकते हुए कल्टीवेटर से कहती है मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मेरे बेटे को अचानक अफेंड किया गया, इसलिए गुस्से में उसने अपने वर्ड्स पर ध्यान नहीं रहा और यह मो शिवान्यू है। साथ ही साथ इसका एक पेच ढीला है और पूरी तरह से पागल है, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मो शिवान्यू बोला किसने कहा कि मेरी बातों का कोई मतलब नहीं है, अब से अगर कोई मुझसे फिर से चोरी करेगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। तभी यंग मास्टर अपनी माँ को बताता है तुमने उसे मेरा इंसल्ट कैसे करने दिया, जिस बात का जवाब देते हुए लैन युवान कहता कि अपनी फैमिली के साथ इंटरफेयर करना, हालांकि सनसेट होने वाला है, ज़ोंबीज को लालच देना और उनका सफाया करना ज्यादा जरूरी है। ज़ोंबीज का नाम सुनकर शिवान्यू अपने मन में कहा लालच देकर ज़ोंबीज को खत्म करना, जिसके बाद लैन युवान बताता है प्लीज अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करो, रात होने के बाद सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करो, साथ ही बैकयार्ड से बचो और स्पिरिट लुओ एरे के अंदर हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब इंतजाम करने के बाद शिवान्यू अपना चेहरा धो रहा था, अपने चेहरे को अच्छे से साफ करने के बाद वो कहता है ये चेहरा इतना बुरा भी नहीं है, भयानक मेकअप लगाकर इस चेहरे को खराब क्यों करना, ठीक है क्योंकि अब मैं पागल हो चुका हूँ इसलिए मैं कुछ भी मजा कर सकता हूँ, वैसे भी मैं उनकी तरह कैसे व्यवहार कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अजीब अजीब चेहरे बनाते हुए खुद ही हंसने लगा था, पर वो अपना हाथ देखते हुए कहता कि हालांकि यह ऑफरिंग रिचुअल काफी पहले ही डिसअपेयर हो चुका था। मो शिवान्यू ने ये बात कहाँ से सीखी होगी, स्पेसिफिक रूप से मेरी सोल का समन होना और कुछ नहीं, वैसे भी मेरी रेपुटेशन सच में अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी हॉन्टेड लोगों को परेशान नहीं किया या बदला नहीं लिया, मैं इवल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे ये स्पिरिट डुओ फ्लैग कल्टीवेशन करने वाले क्लैन मुझे मरवाना चाहते थे, लेकिन मुझे अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल लाने में कोई दिक्कत नहीं देखी। स्पिरिट लुओ फ्लैग के चारे के रूप में लिविंग ह्यूमन को ही इसकी जरूरत होती है, ऐसा लगता है कि ये लोग लैन क्लैन से हैं। इन दोनों ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की प्लानिंग बनाई, आसपास की ज़ोंबीज और वाइल्ड क्रिएचर को रिझाने के बाद उन सब का खात्मा कर दो। दूसरी तरफ यंग मास्टर उसकी तरफ गुस्से की निगाहों से देखते हुए कहता है पागल, आज रात तुम बिल्कुल मर चुके हो गए। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों ओर लुओ फ्लैग लगे हुए थे, जिससे वो एक एरे क्रिएट कर उन ज़ोंबीज का सफाया कर सके। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो लालटेन लेकर बाहर की तरफ जा रहा था, साथ ही साथ वो बताता है अरे यंग मास्टर मुझे गधे के खलियान में क्यों भेज रहे हो, और वो ये कहते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा था। उसी वक्त उसको किसी की परछाई दिखती है जो देखकर वो डर गया था, पर वो डरते डरते धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। पर जब वो आगे बढ़ते जा रहा था तो वो अपने आसपास अच्छे से देखता है, आसपास देखने के बाद उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, इसलिए वो आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर मुड़कर उस चीज को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि यह किसी इंसान की बॉडी है तो वो उसे देखकर घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। ऐसा मेरे को लगा था, पर वो अपने सामने शिवान्यू को देखकर डर जाता है। साथ ही वो उस पर्सन से कहता है क्या तुमने उसे मार डाला, जिस पर वो मर्डर मर्डर कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ शिवान्यू उसे समझाने की कोशिश कर रहा था अरे मैं कातिल नहीं हूँ, जिसके बाद वो बंदा जाके सबको बता देता
है। यहाँ तक कि काफी सारे लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात होने लगे। कुछ लोग भागते हुए उस बॉडी की तरफ चले जाते हैं। वहाँ के शोर को सुनकर मिस मो बाहर आते हुए कहती है, इस समय इतना शोर शराबा किस बात का है? जिस पर वो बंदा घबराते हुए उसको बताता है, मैडम मैडम यह डरावना है यंग मास्टर ने। तभी मैडम मो पूछती है, क्या हुआ मेरे बेटे को? जिस पर वो बंदा बताता है, वो पागल ने यंग मास्टर को मार दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो अपने होशो हवासो खो चुकी थी। फिर वो उसकी तरफ जाते हुए कह रही थी, मो जियान ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, मेरे सामने से हट जाओ। जिसके बाद वो उस बॉडी की तरफ आते के साथ कही, नामुमकिन, यह मेरा जियान हो ही नहीं सकता। पर जब वो उसका चेहरा अच्छे से देखती है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरा जियान है। फिर वो उसकी बॉडी को गले से लगाकर रोने के साथ कहती कि मेरा बेटा, तुम्हारी मौत कैसे हो सकती है? तुम क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ? तभी उसको शुवान्यू की बात याद आती है, जहाँ पर उसने कहा था, अगर कोई मुझसे फिर से चोरी करेगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये सब याद आने पर मिस मो गुस्से से शुवान्यू से कहती है, यह तुम हो, तुम मुझे मार सकते हो। जिसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बताती, तुम कमीने, तुम ऐसा कर सकते हो, वह तो अभी बच्चा था। क्यों तुम कुतिया के बच्चे मर नहीं गए? इसी के साथ वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही वो बंदा उसे रोक देता है, लेकिन वो उसे छोड़ने को कह रही थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा बताता है, बदला ऐसा नहीं है कि उसने उसे मारा, साथ ही साथ लैन युवान कहा, तुम्हारे बेटे का मांस और एनर्जी सूख गई है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वह डीमन द्वारा मारा गया। लेकिन मिस मो उसे समझाती है, ये पागल ही किलर है। आज हॉल में तुम सभी ने उसकी बात अच्छे से सुनी थी। वह मो जियान का हाथ काटना चाहता था। मैं लाइफ के बदले लाइफ चाहती हूँ, अपनी जिंदगी से पे करो। जिसके बाद शुवान्यू पागलों की एक्टिंग करते हुए बोला, मैंने उसको नहीं मारा। साथ ही साथ वो उस बॉडी को लात मारते हुए वहाँ से भाग गया। पर जब उसने लात मारी तो उसकी छाती में से एक फ्लैग बाहर आया। उस फ्लैग को देखकर लैन युवान कहता है, यह तो स्पिरिट लुओ फ्लैग है। जबकि शुवान्यू एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ उसकी मॉम इमोशनल होकर कह रही थी, मेरे बेटे को यह क्यों चाहिए था? तभी लैन जिंगी उस फ्लैग को लेते हुए अपने सीनियर को पकड़ा देता है। उसे लेने के बाद युवान यंग मास्टर की माँ को बताता है, मैडम मुझे आपके बेटे की मौत का कारण पता चल गया है। स्पिरिट लुओ फ्लैग स्पिरिट को समन करता है। तुम्हारे बेटे ने इसे ले लिया, जिसकी वजह से आसपास के स्पिरिट ने उसका शिकार कर लिया। फ्लैग द्वारा समन की गई इवल स्पिरिट के कारण वो मारा गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिस मो भड़कते हुए उससे कहती है, उसने तुमसे केवल फटा हुआ फ्लैग ही लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ शुवान्यू अपने निशान को देखने के साथ कहता कि केवल 2 कट बचे हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। 3 जिंदगियों के लिए 3 कट। मो जियान को फ्लैग चुराने का परिणाम झेलना पड़ा, लेकिन स्पिरिट लुओ फ्लैग मेरी इन्वेंशन है। ऑफरिंग कॉन्ट्रैक्ट में समझौता किया गया कि मैं मो जियान की जान ले लूं। कैसा अजीब कोइंसिडेंस है। जबकि मिस मो उन पर गुस्सा करते हुए कह रही थी, तुम बेकार की बातें करते हो। अपनी कल्टीवेशन और एक्सर्सिज्म भगाने के एक्शन से उन्हें हेल में ले जाओ। तुम एक बच्चे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। आखिरकार तुम्हारे बुलाने का मतलब क्या है? ये सब तुम्हारे फटे हुए फ्लैग की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से मेरा जियान मारा गया। तुम सभी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उन दोनों को काफी बुरा लग रहा था। तभी शुवान्यू बताता है, इतने साल बीत गए हैं फिर भी लैन क्लैन अभी तक नहीं बदला। यूजलेस सेल्फ कंट्रोल में अड़े रहना काफी ज्यादा बेकार बात है। जिसके बाद वो उनके बीच पड़ते हुए कहता है, बच्ची तुम्हारा बेटा कितने साल का है? ये अभी भी 17 साल का है ना? अभी भी इसमें समझदारी की कमी है। उन्होंने तुम्हें बार बार सावधान किया था, एरे को मत छुओ, लेकिन तुम्हारा बेटा आधी रात को चुपके से बाहर निकल गया। मेरी गलती नहीं, नहीं उसकी गलती है। जिस बात का जवाब देते हुए मिस मो बताती है, तुम स्पिरिट लुओ फ्लैग, मेरे बेटे के पास स्पिरिट लुओ फ्लैग कैसे हो सकता है? जरूर यह तुम ही होंगे। तुम कमीने, यह तुम ही हो जिसने मो जियान को मारा होगा। तुमने जियान के कपड़ों में स्पिरिट लुओ फ्लैग डाल दिया। उसी वक्त झाड़ियों में से कोई उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसका पता जैसे ही एक बंदे का हुआ तभी वो क्रिएचर उसके शरीर में घुस जाता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज में बदल गया। इस बात का एहसास शुवान्यू को भी हो चुका था, पर वो लेडी उस पर अपना गुस्सा उतारते हुए कह रही थी, क्या तुम मेरे बेटे जियान को वापस लौटा सकते हो? तुम गंदे चूहे के सिवा कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी मरी हुई नीच कुतिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शुवान्यू उसको चुप रहने को कहता है, पर वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ वो क्रिएचर काफी तेजी से भागते हुए शुवान्यू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को और मिस मो को धक्का देकर बचा लेता है। लेकिन वो क्रिएचर अजीब तरीके से उड़ते हुए चिंगारने लगा। उसकी चीख को सुनकर वहाँ के सारे लोग भागने लगे थे। दूसरी तरफ क्रिएचर शुवान्यू के पीछे पड़ चुका था, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए अटैक करने लगा, पर वो उसके अटैक को डॉज करने के साथ अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए वहाँ से भाग
भाग जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इसी के साथ उस ज़ॉम्बीज ने एक ब्रूटल अटैक उस पर चल दिया, लेकिन शिवान्यू भी इसके लिए तैयार हो चुका था और वो उसका खात्मा कर पाता उससे पहले ही लैन क्लैन के डिसाइपल आ जाते हैं, जिन्होंने आते के साथ उसके अटैक को अपने सोर्ड से ब्लॉक कर दिया। तभी युवान अपने सोर्ड को लेते हुए उसके साथ फाइट करने लगा था। फाइट में ज़ॉम्बी भी उनका बराबरी का सामना कर रहा होता है, लेकिन फाइट में युवान उसको एक हमला तक नहीं छू पाया, इसलिए वो उसके माथे पर एक तालिस्मान चिपका देता है। ज़ॉम्बी के तालिस्मान लगते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ तक कि उसके मुंह से डार्क एनर्जी निकल रही थी। उस एनर्जी के निकलते ही तालिस्मान डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी लैन झिंगी बताता है मास और एनर्जी दोनों बाहर खींचे गए, पर इस कोप्स की हालत देखने लायक भी नहीं रही। उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ युवान का कहना है यह यंग मास्टर की तरह दिख रहा है। उसके ये कहने के बाद वहाँ की सारी लालटेन धीरे धीरे बुझने लगी थी। इसी के साथ वहाँ पर सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ मिस मो की फटकर 4 हो चुकी थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर झिंगी बताता है मिस मो वहीं पर रहना, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद युवान अपने 3 तालिस्मान को बाहर निकालने के साथ तीनों जगह पर लगा देता है ताकि एक फॉर्मेशन क्रिएट हो सके। उस एरे को देखकर शिवान्यू कहा स्पिरिट एक्सप्लोजन एरे, वह इतनी कम एज में इसको एक्टिवेट करने के काबिल है। तभी जिंगी बोला यह एरे पहले ही स्टेब्लिश की गई थी, फिर भी कोई डैमेज नहीं हुआ। यह हो सकता है बात बस इतनी सी है कि वह कोई डीमन नहीं है। जिस बात पर एग्री करने के साथ युवान बताता है अगर वह हर 7 दिन में मरता है तो इसे इवल घोस्ट रैंकिंग में रखा जा सकता है। यह रैंकिंग पैट्रियार्क द्वारा निर्धारित मानक है, जबकि इस चीज ने लगातार 2 लोगों की जान ले ली। इसकी बर्बरता यह एक इवल घोस्ट से भी कुछ ज्यादा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जिंगी कहता कि यह मुश्किल है, जबकि युवान उसको सिग्नल भेजने को कह रहा था। जिस पर जिंगी कहा लेकिन हम मदद के लिए सिग्नल भेजेंगे, अगर सहायता के लिए कोई सीनियर मास्टर वहाँ पर मौजूद ना हुआ तो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए युवान का कहना है लेकिन यही हमारा एकमात्र सहारा है। गूसू लैन क्लैन के डिसाइपल के रूप में हम ह्यूमन लाइफ को अनदेखा नहीं कर सकते, भले ही इसमें हमारी जान चली जाए, हमें मदद आने तक डिफेंड करना ही होगा। इसी के साथ जिंगी ने सिग्नल भेज दिया था। दूसरी तरफ शिवान्यू कहता है मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती, अगर कोई जानने पहचानने वाला आ गया तो क्या होगा। उसी वक्त युवान अपने जूनियर से कहता कि जिंगी चलो चारों ओर ढूंढो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगे, पर शिवान्यू बताता है ओ अच्छा चलो इसे जल्दी खत्म करें, जब तक मैं इस कर्ज में फंसा हुआ हूँ मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन जब वो अपना हाथ देखता है तो वहाँ पर कर्ज का नामो निशान नहीं था, इसलिए वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब तक मैडम मो नहीं मर जाती है निशान गायब नहीं हो सकता था, पर अब वो निशान नहीं है, इसका मतलब है कि अब वो मर चुकी है। जिसके बाद हम मैडम मो को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। दूसरी तरफ वो दोनों डिसाइपल उस बॉडी को चेक कर रहे थे। चेक करने के दौरान जिंगी बताता है एटोंग का लेफ्ट हैंड नहीं है, जिस पर युवान का कहना है वह अजीब है। एटोंग ने मास्टर मो पर अपने लेफ्ट हैंड से हमला किया था। जिसके बाद उनकी नजर मैडम मो पर चली गई थी जो एक अनडेड की तरह दिख रही थी। उसको कोप्स में बदलता देखकर वो दोनों तुरंत उसकी तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ शिवान्यू कहता कि इन दोनों लड़कों का रिएक्शन काफी तेज है। फिर वो एक्टिंग करते हुए बोला अरे मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। जबकि वो डिसाइपल उस कोप्स को दोनों हाथ से पकड़ते हुए पीछे घुमा देते हैं। उस कोप्स की ऐसी हालत को देखकर शिवान्यू उसमें उंगल करते हुए कहता है तुम दोनों ने उसको वश में कर लिया, मुझे दोबारा से मारने की हिम्मत करना, जरा आओ वापिस आओ। वो अभी ये सब कह ही रहा था तभी कोप्स उसकी तरफ नजर मारती है, जिसकी वजह से शिवान्यू 9-2-11 हो चुका। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर शिवान्यू परेशान हो चुका था। इसी के साथ दोबारा से वो अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोप्स खुद को छुड़ाते हुए उन पर हमला करने लगी थी और वो एक जानलेवा अटैक युवान पर चल देती है। उसी वक्त एक हीरोइक एंट्री के साथ शिवान्यू आते के साथ जिंगी को एक जोर की लात मार देता है, जिसकी वजह से वो सीधे जाकर कोप्स के अटैक के बीचों बीच आ गया था और उसका अटैक जिंगी की सोर्ड पे जा लगा। उसके अटैक लगते ही सोर्ड में से काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर अनलीश होने लगी। साथ ही साथ कोप्स फ्लेम में भुनने लगा, यहाँ तक कि वो फ्लेम जिंगी के कपड़ों पर भी लग जाती है, जिसने उसे उतार कर फेंक दिया और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम बहुत बड़े पागल हो, तुमने मुझे लात क्यों मारी, मैं लगभग मर ही गया था। उसी वक्त युवान आते के साथ उसको समझाने लगा था कपड़ों पर लगे इनकेंटेशन का इस्तेमाल करो, जिस पर एग्री करने के साथ जिंगी उसकी तरफ भागने लगा था। साथ ही साथ युवान छत पर चढ़ते हुए अपने कपड़े को उतार कर फेंक देता है और उसके कपड़े पर कुछ स्पेल कास्ट किए गए थे, यहाँ तक कि वहाँ पर एक एरे क्रिएट हो जाता है जो उसको रोकने का काम कर रहा था, जिसका मौका पाकर दोनों अपनी सोर्ड से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोप्स ब्लू फ्लेम में जलने लगा था और उसके अंदर से काफी अमाउंट में डार्क एनर्जी निकलने लगती है। जबकि उन दोनों को वो फॉर्मेशन बनाए रखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ कोप्स के अंदर से डार्क एनर्जी
निकलते हुए एरे के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी, पर उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होने की वजह से वो एरे टूटने लगा था, जो देखकर युवान परेशान होने के साथ कहता है ये अच्छा नहीं है, फॉर्मेशन टूट गया है। वहाँ के इस मंजर को देखकर शुवान यू एटोंग की बॉडी की तरफ जाते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ बोला उठ जाओ, जो सुनते ही युयान और एटोंग दोनों ही बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है। फिर शुवान यू सामने की तरफ आते हुए बताता है क्या तुम अपनी माँ के बाएं हाथ को पहचान सकते हो, जिस पर वो कोप सामने की तरफ देखने लगा था, जहाँ पर वो दोनों डिसाइपल उनकी माँ का सामना कर रहे होते हैं और वो अकेली कोप्स उन दोनों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही थी, क्योंकि कोप्स उनकी हर एक बार को काफी आसानी से ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद शुवान यू उसके कान में कहा जाओ उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, जो सुनते ही वो दोनों कोप्स भागते हुए उसकी तरफ जाने लगे, यहाँ तक कि वहाँ पर 1v2 की सिचुएशन हो जाती है। जबकि वो दोनों वक्त पर पीछे हट चुके थे, तभी चिंगी बताता है जंगली कोप्स का झगड़ा हो रहा है, अब ये कुछ नया है। जिस पर युवान कहता कि वह जड़ थी लेकिन अब वह ज़ोंबी हैं। फिर वो शुवान यू की तरफ शक्की निगाहों से देखते हुए अपने मन में कहा क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ यहाँ सीन फाइट की तरफ आ गया था, जहाँ पर मिस मो ने एक कोप्स को अपने एक ही हाथ से उठा रखा था और वो अपना हाथ उसकी बॉडी के आर पार कर देती है, जो देखकर दूसरा कोप्स काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसकी मोम को होश आ जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वो डार्क एनर्जी फिर से उसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल जमा लेती है। साथ ही साथ उसने उसको अपने एक ही हाथ से उठाकर फेंक दिया। वहाँ के इस फाइट को देखकर शुवान यू कहता कि यहाँ तक कि 2 नए ट्रांसफॉर्म ज़ॉम्बी भी उसे नहीं संभाल सके, आखिर ये डिमोनिक हैंड है क्या? अगर रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंची तो ये लैंड क्लैन के डिसाइपल यही मारे जाएंगे। क्या मुझे उन ज़ॉम्बी के साथ फिर से छेड़छाड़ करनी चाहिए? लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं उनके सामने आ जाऊंगा। जिसके बाद कोप्स अपने डिमोनिक हैंड के साथ उनकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगी। उसको इतनी तेजी से अपनी तरफ बढ़ता देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। शुवान यू उन दोनों को खतरे में देखकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ उस ज़ॉम्बी पर एक खतरनाक प्रेशर पड़ने लगा और ये प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ की जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ ये अटैक शुवान यू का नहीं बल्कि रीइंफोर्समेंट का है। उस पर्सन को अपने सामने देखकर शुवान यू काफी ज्यादा हैरान हो गया था और इस बंदे का नाम हान ग्वांगजुन है। साथ ही साथ इसका एक और नाम भी है लैन जांगजी वांगजी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 1 खत्म हुआ। अगर आप लोगों को इसका सेकंड एपिसोड भी चाहिए तो आप लोगों को 500 का लाइक का टारगेट और 30 कमेंट का टास्क कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।